हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में जानेंगे और डिस्कस करेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2013 के अंदर जो बोर्ड एग्ज़ाम हुई थी उसके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे यहाँ, ताकि 2022 की परीक्षा में भी और आगे की परीक्षाओं में भी अपन लाभ ले सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है किस प्रकार का प्रश्न पत्र बनाता है और उसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो आइए चलिए आज का पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, प्रश्न संख्या 1 से 13 जो है उनका एक एक अंक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले पहला सवाल है, कौन सा ध्रुवीय आणविक ठोस है? तो SO2 ध्रुवीय है, अमोनिया ध्रुवीय है, ये ध्रुवीय नहीं है, ये भी ध्रुवीय नहीं है, ये भी ध्रुवीय नहीं है। तो हाफ प्लस हाफ 1, ये और ये ध्रुवीय आणविक ठोसों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता बतानी है। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल, और विलेय के मोल निकालते हैं विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये हो गया NaOH की मोल बटा विलयन का आयतन किस में? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। तो ये आ जाएगा हल करने के बाद 0.25 m। नेक्स्ट, अगला सवाल है, एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण देकर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को समझाना है। तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन में जल की सांद्रता जो है वो परिवर्तित नहीं होती है, जितना जल लेते हैं उसमें नगण्य परिवर्तन होता है, इसलिए ये छद्म कोटि की अभिक्रिया है। और एथिल एसीटेट ये होता है, जल अपघटन करवा रहे हैं तो H2O, रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड और एथेनॉल, ये बनता है। इसमें जल की सांद्रता लगभग अपरिवर्तित रहती है, नगण्य परिवर्तित होती है, इसलिए ये इस अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो वेग बराबर कैसे लिखेंगे? वेग बराबर लिखेंगे K CH3COOC2H5, ये H2O की पावर 0, क्योंकि अभिक्रिया का वेग H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाइयाँ लिखनी है आपको। शून्य कोटि के लिए इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और प्रथम कोटि के लिए होती है प्रति सेकंड या समय इनवर्स या मिनट इनवर्स। नेक्स्ट है, बॉक्साइड अयस्क में उपस्थित किन्हीं दो अशुद्धियों के नाम। तो एक SiO2 होती है, एक TiO2 होती है। नेक्स्ट है, निकल धातु के शोधन के मोंड प्रक्रम की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो निकल धातु का शोधन में जो मोंड प्रक्रम है उसमें रिएक्शन होती है Ni, उसकी निकल की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो NiCO4 बनता है। फिर NiCO4 इसको गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा Na+4CO में, ये रिएक्शन है। नेक्स्ट है, क्रोमेटाइन की आकृति कैसी होती है? तो क्रोमेटाइन की आकृति होती है चतुष्फलकीय, और संरचना होती है ये इस टाइप की, ब्रैकेट में बंद करके ऊपर -2। नेक्स्ट है, टाइटेनियम +4 रंगहीन होता है, उसका कारण बताना है। तो टाइटेनियम +4 रंगहीन होने का कारण है DD संक्रमण की अनुपस्थित। नेक्स्ट है, उभयदंती लिगेंड का एक उदाहरण। उभयदंती लिगेंड है MCN और MNC, ये उभयदंती लिगेंड है। अब इसमें दाता परमाणु 2 हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु जो है वो प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए उभयदंती लिगेंड है। नेक्स्ट है, संकुल यौगिक है K3FeC2O4 का होल थ्राइस में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या और उपसय संयोजन संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है इसकी और उपसय संयोजन संख्या बतानी है। तो ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या निकालने के लिए
x मान लो आयरन को, 3 पोटेशियम है, हर एक की +1 होती है, प्लस आयरन को x मान लिया, 3 ऑक्जेलेटो है, प्रत्येक पर -2 चार्ज होता है बराबर 0, 3 + x - 6 बराबर 0, x बराबर 6 - 3 बराबर +3, ये आ जाएगी। अब ऑक्जेलेटो जो है आपको पता है द्वितंतुक लिगेंड है, तो 3 है टोटल, एक लिगेंड में दाता परमाणु है 2, 3 में कितने हो जाएंगे 6, और दाता परमाणु की संख्या ही क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या होती है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र ये है C3H6O, 2,4-DNP के साथ लाल नारंगी अवक्षेप देता है, टोलन अभिकर्मक को अपचित नहीं करता है, इसका मतलब कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड जो है टोलन अभिकर्मक को अपचित करते हैं और 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिएक्शन करते हैं, टोलन अभिकर्मक को अपचित कीटोन नहीं करते हैं। तो कीटोन बना लो, कीटोन सबसे सरल कीटोन बनाओ, सबसे पहले सबसे सरल कीटोन ये बनता है 3 कार्बन का। तो देखो मिलान करो, 3 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गई, 1 ऑक्सीजन, तो सूत्र तो हो जाएगा ये, और IUPAC नाम हो जाएगा, एसीटोन का IUPAC नाम होता है प्रोपेनोन। नेक्स्ट, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम और सूत्र, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है C6H5SO2Cl, इसका रासायनिक नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट है विद्युत चालन के आधार पर अचालक और अर्धचालक को समझाइए, तो विद्युत चालन में अचालक जो है वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अर्धचालक ताप बढ़ने पर विद्युत का चालन आसानी से करने लेते हैं। बैंड थ्योरी क्या कहती है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में थोड़ा गैप होता है अर्धचालकों में और ज़्यादा गैप होता है किसमें, अचालकों में, इस क्षेत्र को कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र। नेक्स्ट, प्रोटीन के इस जलीय विलयन ये है 300 केल्विन पर, प्रासरण दाब ये है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगता है M2 बराबर W2RT/πV, इसमें सबके मान रख दो। W2 तो क्या है, विलय का ग्रामों में द्रव्यमान 1.26, R 0.083, ये आगे मात्रक आ जाएगा, तापमान टेम्परेचर 300 केल्विन बटा पाई, परासरण दाब 2.57 गुणा 10⁻³ और गुणा V वॉल्यूम कितना है, ये रहा आयतन 0.2 लीटर, हल कर लेंगे तो M2 आ जाएगा। और इस फॉर्मूले की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पाई बराबर CRT से हुई है, तो उसको लगा करके ये बनाया जाता है। नेक्स्ट, ये फिलहाल अभी वर्तमान में सिलेबस में नहीं है, तो इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, COCl2En का होल ट्वाइस और इसके फलकीय समावयव और संपर्क समावयव बनाने हैं, तो संपर्क समावयव इसका बनाना है, तो देखो इसमें 4 तो हैं द्विदंत, 2 तो हैं द्विदंतुक लिगेंड, तो 4 दाता परमाणु ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 में अष्टफलकीय संरचना बनती है, तो जो समान लिगेंड है उसको पास पास में लगा दो, बचे हुए जो द्विदंतुक है उनको इस तरीके से जोड़ दो, ये तो बन गया संपक्ष। फलकीय में क्या है, ये भी अष्टफलकीय है, यानी MA3B3 टाइप का है, तो ये भी अष्टफलकीय है, तो अष्टफलकीय है तो इसमें 3 जो लिगेंड है समान, उनको एक फलक के तीनों केंद्रों पर रख दो, जैसे ये फलक हो गया, एक सामने वाली फलक है, इसके 3 केंद्रों पर 3 समान को रख दो, NH3 NH3 NH3, तो बचे वो पीछे वाली फलक पर अपने आप ही चले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा NO2 NO2 और NO2। नेक्स्ट है अभिक्रिया की अर्धायु किसे कहते हैं, तो अर्धायु कहते हैं आदि अभिक्रिया के आदि पूर्ण होने में लगा समय, या उत्पादों के आधे बनने में लगा समय, या अभिकारकों के आधे नष्ट होने में लगा समय, अर्धायु कहलाता है। प्रथम कोटि के लिए वेग समीकरण से अर्धायु ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तो अर्धायु काल ज्ञात करेंगे इस समीकरण से, T बराबर 2.303/K log A/A-x। अब T बराबर तो है T हाफ और x बराबर है A/2,
यानी जब समय आधा लग जाएगा तो उत्पाद कितने बन जाएंगे, x उत्पाद हैं अभिकारकों के आधे बन जाएंगे, ये बात है। इसको यहाँ पे रखोगे x की जगह तो ये फॉर्मूला अपने आ जाएगा, t की जगह t हाफ रख दिया, इसको हल करके निकालेंगे तो 0.693 आ जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीलिक क्लोराइड और वाइनिलिक क्लोराइड के सूत्र लिखने और कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था बतानी है जो हेलोजन से या क्लोरीन से जुड़े हुए हैं। तो बेंजीलिक क्लोराइड होता है ये CH2Cl और वाइनिलिक क्लोराइड होता है ये वाइनिलिक समूह है और ये वाइनिलिक क्लोराइड हो गया। अब इसमें कार्बन होता है sp3 संकरित क्योंकि इसमें सिग्मा बंध 4 है और इसमें होता है sp2 संकरित। नेक्स्ट है समीकरण लिखने वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया होती है RX + 2Na + RX, तो ये 2NaX निकल जाता है और RR एल्केन + 2NaX बन जाता है। ये है वुड्स। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक तो होता है एल्किल हैलाइड ये सोडियम और एक होता है एरिल हैलाइड। शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है ये भी और ये भी, तो बन जाएगा R और ये रिंग एल्किल बेंजीन बनेंगे + 2NaX। ये है वुड्स फिटिंग। नेक्स्ट है निम्न यौगिकों के सूत्र और IUPAC नाम। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, IUPAC नाम मेथेनेल, एसीटोन CH3COCH3, IUPAC नाम प्रोपेनॉन। नेक्स्ट है निम्न यौगिकों के सूत्र और IUPAC नाम बताने। तो मेलोनिक अम्ल का सूत्र होता है कौन सा, मेलोनिक एसिड, एक सेकंड, ऑक्जेलिक एसिड में होता है। ये जो एसिड है ऑक्जेलिक मेलोनिक, ये क्या है, द्विकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेलोनिक एसिड होता है। और सक्सिनिक एसिड होता है ये, इसमें 4 कार्बन होते हैं और कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं 2 ये। अब इसका IUPAC नाम है 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन 1,3 1 नंबर पे 2 और ये 3 नंबर पे कार्बोक्सिलिक है 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 कार्बन वाला ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट अगला सवाल है कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा किस प्रकार स्थायित्व प्राप्त करता है, संरचनाएं बनानी है। तो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ अनुनाद में, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव RCOP- और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। ये और ये दोनों सेम है और इसका अनुनाद संकर बनाएंगे अपन 3 लाइन खींच करके, तो ये बन जाएगा -12 इस तरीके से ये एक बार इधर डबल बॉन्ड एक बार इधर डबल बॉन्ड, तो अपन डॉटेड लाइन से दर्शा देंगे। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है फिनोल की जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो असमान होती है और उसमें अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के अतिरिक्त कम विद्युत ऋणी कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। फिनोल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है। कारण क्या है, फिनोल में कम विद्युत ऋणी कार्बन पर देखो यहाँ ऋणावेश आ गया, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में ऐसा नहीं होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन फिनोक्साइड आयन से ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल ज़्यादा अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है सुक्रोज का हावर्थ सूत्र बताना आपको। तो सुक्रोज का हावर्थ सूत्र में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोस, इन दोनों की संरचनाओं को जोड़ करके और सुक्रोज बनाते हैं। नेक्स्ट है सुक्रोज एक अनपचाई शर्करा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो
अपचायक समूह है वो दोनों संरचनाओं में बंध जाता है, मुक्त नहीं होता है। अपचायक समूह जो है सुक्रोज में मुक्त नहीं होता है, इसलिए ये एक अनपचायी शर्करा है। यानी टोलन अभिकर्मक फेलिंग सॉल्यूशन को ये अपचयित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसका जो अपचायक समूह है वो बंधा हुआ होता है, इसलिए ये अनपचायी शर्करा है। नेक्स्ट डेनियल सेल, ये सिलेबस में नहीं है वर्तमान में। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अमाइड है, RCONH2 को कहते हैं अमाइड, और इसकी Br2NaOH के साथ रिएक्शन होती है तो एमीन बनती है, और एमीन की क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन होती है तो आइसोसाइनाइड बनते हैं, ये उत्पाद हो जाएंगे। नेक्स्ट है एल्केन एमीन, अमोनिया से प्रबल क्षारक है। क्यों? तो एल्केन एमीन होती है ये RNH2, अमोनिया होता है ये। तो एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेह को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट है, ये वर्तमान में सिलेबस में नहीं है, ये बहुलक वाला चैप्टर भी वर्तमान में अभी सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में वर्तमान में नहीं है। फिर ये भी नहीं है, 28वां क्वेश्चन भी। 29वां P ब्लॉक से संबंधित है, ये भी नहीं है वर्तमान में सिलेबस में, ये भी नहीं है। अब आ जाते हैं 30वें सवाल पर। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल का मतलब कार्बन कितने? 4। सेकेंडरी का मतलब OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ। इसका UPSC नाम लिखना है। ये तो हो गया 2 डिग्री ब्यूटिल, CH3 CH CH2 CH3, 1 2 3 4। 4 कार्बन वाले होते हैं ब्यूटेन। 2 नंबर पे ओल जुड़ा हुआ है, OH समूह के लिए अनुलग्न जोड़ते हैं ओल, ब्यूटेन 2 ओल या 2 ब्यूटेनॉल। फिर है फिनोलों के विरचन के समीकरण। बेंजीन से आप फिनोल कैसे बनाओगे? एक तो ये, अब बेंजीन से फिनोल बनाने के लिए बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दो? ओलियम के साथ, H2SO7, तो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। अब इसकी रिएक्शन करवा दो पहले NaOH के साथ और फिर दे दो अम्लीय माध्यम, तो बनता है फिनोल। नेक्स्ट है कि आप एनिलीन से फिनोल कैसे बनाओगे? तो एनिलीन के लिए पहले एनिलीन से फिनोल बनाना है अपने को, तो एनिलीन की रिएक्शन कराओ पहले NaNO2 और HCl के साथ। कितने डिग्री पर? 0 से 5 डिग्री पर। यह है डायजोटीकरण अभिक्रिया, तब बनता है ये डाइएजोनियम लवण। अब डाइएजोनियम लवण की रिएक्शन करवा दो H2O के साथ, जल के साथ गर्म, तो उत्पाद के रूप में अपने को फिनोल मिल जाता है। नेक्स्ट है फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनानी है, तो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं तो आप देख के बना सकते हो। ये फिनोल हो गया, और ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, इसमें ये बंद ऐसे लिखने हैं, तो ये अगली स्ट्रक्चर बन जाएगी। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, यहाँ ये माइनस आ जाएगा, ये और फिर ये ऐसे ही घूमती रहेगी। नेक्स्ट है मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर का UPSC नाम। तो एक तरफ तो है मेथिल, तो मेथिल होता है CH3, और एक तरफ है नॉर्मल प्रोपिल, तो बीच में ऑक्सीजन जुड़ता है ईथर में, यह है नॉर्मल प्रोपिल। अब छोटा एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन रहेगी, बड़े का छोटे का एल्कोक्सी लगेगा, बड़े का एल्केन, क्योंकि ईथरों का नामकरण एल्कोक्सी एल्केन के रूप में करते हैं। अब ये नंबर दे दो इधर से 1 2 3, तो 1 पे जुड़ा हुआ मेथोक्सी और ये प्रोपेन है, 1 मेथोक्सी प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में लिखित अभिक्रियाओं द्वारा ईथर विरचन के समीकरण एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण जैसे एथेनॉल है, इसको 413 केल्विन पर अभिकृत करते हैं तो डाईएथिल ईथर मिलता है। फिर है विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है? विलियमसन ईथर संश्लेषण में एल्कोक्साइडों की रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हेलाइडों के साथ, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस वाला इस प्लस से जुड़ जाता है, तो ROR प्लस
NaX। यह है विलियमसन ईथर संश्लेषण। और लास्ट है अपना एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। तो एल्कोक्सी बेंजीन होती है ये इसमें बंद लगा देता हूँ मैं रिंग हटा करके। ये डबल बॉन्ड के रूप में यहाँ जाएगा, ये यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस R, यहाँ माइनस ये और ये, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके से आगे बनती जाएगी। सेम फिनोल की तरह ही अनुनादी संरचनाएं इसकी भी होती। तो ये था 2013 का पेपर डिस्कशन, जो 2022 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इसके सवाल। तो बिल्कुल इसको आप दोहरा लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।